बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ग्रुप और आज हम पढ़ेंगे ग्रुप की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स। ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक टॉपिक है। मोस्टली जो मैथ है वो एब्स्ट्रैक्ट ही है और एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग है एग्जिस्टिंग इन माइंड, यानी आइडिया भी हम इसको कह सकते हैं। मैथ और ग्रुप एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि हम ऐसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे माइंड में है, उसका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। मैथ जब डेवलप हुआ तो वो एब्स्ट्रैक्ट ही था, लेकिन बाद में उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस मिली हैं जो कि आजकल मैथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यूज़ होता है, साइंसेस में यूज़ होता है। इसी तरह से ये जो ग्रुप का कॉन्सेप्ट है इसको हम एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप भी कहते हैं और इससे जो एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप थ्योरी बनती है उसकी भी कई एप्लीकेशंस हैं रियल लाइफ में और बाकी साइंसेस में। ग्रुप का वर्ड फर्स्ट टाइम फ्रेंच मैथमेटिशियन एवरिस्ट गैल्वा ने 1830 में यूज़ किया था और तब उसने एक ग्रुप बनाया था जिसको उसने गैल्वा ग्रुप का नाम दिया। और लेकिन ये जो आजकल हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ग्रुप की, और ये जो डेफिनेशन आजकल फार्मल चलती है जिसको हम यूज़ करते हैं, ये बाद में 1882 में दो मैथमेटिशियंस ने वर्क किया था। उनके वर्क से ये डेफिनेशन निकली थी, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी जो आजकल हम यूज़ करते हैं। एक मैथमेटिशियन था वाल्टर वॉन डाइक और दूसरा मैथमेटिशियन था हेनरिक फ्रेडरिक वेबर। ग्रुप की डेफिनेशन करने से पहले हम बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन करेंगे, क्योंकि जो ग्रुप है वो बाइनरी ऑपरेशन पे ही बनता है। इसीलिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, क्योंकि जो भी ग्रुप बनना है वो विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ही बना करेगा, जैसा कि हम डेफिनेशन में देखते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन को डिफ़ाइन करते हैं। हम डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन। लेट हम करते हैं कि स्टेरिक एक ऑपरेशन है और एक सेट जी है जिस पे हमने इस ऑपरेशन को डिफ़ाइन करना है। तो ये ऑपरेशन फंक्शन होता है जो कि सेट जी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से सेट जी तक ही होगा, यानी इस ऑपरेशन की डोमेन जी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा और इसकी रेंज सेट जी खुद होगा। इसका मीनिंग क्या है कि ये ऑपरेशन सेट जी के ऑर्डर्ड पेयर पे अप्लाई होगा, दो एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो लिए जाएंगे, और आंसर जी का एलिमेंट ही आएगा। यानी अगर हम ऐसे करते हैं कि हम स्टेरिक को अप्लाई करते हैं, ए बी जी के दो एलिमेंट लेते हैं जी क्रॉस जी से, तो उसका जो आंसर सी आएगा वो भी जी सेट का ही एलिमेंट होगा। अगर ऐसा हो तो फिर हम इस स्टेरिक को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। बाइनरी मीन टू, यानी ये दो एलिमेंट पे लगेगा। जिस सेट पे आपने इसको लगाना है उस सेट के दो एलिमेंट पे लगेगा और जो एक एलिमेंट देगा वो उसी सेट का एलिमेंट देगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, यानी ये सेट के दो एलिमेंट्स को लेके बाइंड करता है और उसी सेट के अंदर ही उनको रखता है। तो हम इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो किसी ग्रुप को डिफ़ाइन करने के लिए हम पहले बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं और फिर ग्रुप को हम विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन करते हैं। जब कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है तो हम कहते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी कि वो ऑपरेशन क्लोज्ड हो गया है। हम इसको क्लोज का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं, क्लोज्ड हो गया। अगर जी हमने लेट की है, एक सेट है, हम उसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं ग्रुप। जी सेट जो हमने लेट की है ये ग्रुप बनेगा अगर ये चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी अगर जी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, जिसको हमने बाइनरी ऑपरेशन भी कह दिया है, तो अगर हम बोल देंगे लेट जी बी ए ग्रुप विद ए बाइनरी ऑपरेशन, तो फिर हमें क्लोजर प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता ही है। लेकिन अगर हम बाइनरी ऑपरेशन का लफ्ज़ नहीं बोलते तो फिर हमें क्लोजर प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी यही होती है, जैसे कि हमने बाइनरी में बात कर ली कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टेरिक बी बिलोंग्स टू जी। यानी आप जो भी ऑपरेशन लेते हैं जिसको हमने स्टेरिक जनरली लेट कर लिए,
तो जब आप जी के कोई भी दो एलिमेंट लेंगे तो उन पे जब आप ऑपरेशन लगाएंगे, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या कोई भी ऑपरेशन हो जो हम खुद भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो उनका जो आंसर आएगा वो भी जी में हो, जैसा कि बाइनरी में हमने डिस्कस कर लिया। ये बात तो होगी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि अगर हम कोई तीन एलिमेंट लेते हैं जी में से, तो उनके लिए ए ऑपरेशन बी इनटू ऑपरेशन सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। यानी हम अगर ए और बी पे ब्रैकेट लगाएं या बी और सी पे ब्रैकेट लगाएं तो आंसर सेम आना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन, वो जो भी ऑपरेशन होगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या जो खुद से हमने डिफाइन किया हो। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मीनिंग है कि सेट में एक एलिमेंट लेट ई ऐसा बिलोंग करना चाहिए कि हम ए कोई भी जी का एलिमेंट लें तो अगर हम ए को ई से मल्टीप्लाई करें, स्टेरिक के साथ अप्लाई करें, या ई स्टेरिक ए करें तो उसका आंसर ए आए। यानी ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है और आंसर भी वही एलिमेंट दे रहा है जो कि नॉन आइडेंटिटी है। चौथी प्रॉपर्टी होती है इनवर्स। यानी ऐसा हो कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जी के हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट जी से बिलोंग करना चाहिए कि अगर हम ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी आए। तो जब कोई सेट जी इस तरह से चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर देता है तो हम कहते हैं कि जी विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ग्रुप बन गया। यानी जो भी ऑपरेशन आप यहाँ पे लेंगे स्टेरिक, उसके रिस्पेक्ट से वो ग्रुप बनेगा। यानी जो ग्रुप का बनना है वो विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन है। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऑपरेशन कौन सा है जिसके मुताबिक किसी को ग्रुप हमने चेक करना है या हमने बोलना है या हमने लिखना है। क्योंकि कई सेट ऐसे हैं जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ग्रुप बन जाते हैं लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से नहीं बनते, और कुछ ऐसे हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप बन जाते हैं और दूसरे एडिशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप नहीं बनते। यानी कुछ सेट ऐसे हैं कि जो एट ए टाइम ग्रुप हैं भी और नहीं भी हैं। यानी वो कुछ ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट से ग्रुप बन जाते हैं लेकिन कुछ ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट से ग्रुप नहीं बनते। यानी किसी सेट का ग्रुप बनना डिपेंड करता है ऑपरेशन पे कि आप कौन सा ऑपरेशन उस पर ले रहे हैं। तो ये तो था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम किसी ग्रुप को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वो ग्रुप तब बनेगा कोई सेट जब वो ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ से हम एक बात देखते हैं कि जो जी सेट होगा वो ऑलवेज नॉन एम्प्टी होगा। ये इन प्रॉपर्टी से हम देखते हैं कि जो जी सेट हमने लेना है ग्रुप वो नॉन एम्प्टी होगा। वो इसलिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऐसी है कि जब कोई दो एलिमेंट जी होंगे तो ही हमने उस पर अप्लाई करना है, अगर नहीं होंगे तो ठीक है। यानी ये कहती है कि एम्प्टी हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी भी ऐसे ही है कि अगर तीन एलिमेंट्स जी में होंगे तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है। तो इसलिए इसकी रिस्पेक्ट से भी जी ग्रुप, जी जो सेट है या ग्रुप है वो एम्प्टी हो सकता है। लेकिन ये जो आइडेंटिटी है इसमें मस्ट है कि ई बिलोंग्स टू जी, ये होना ही चाहिए। तो इसलिए जो जी सेट है वो नॉन एम्प्टी होता है, वो एम्प्टी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो एम्प्टी हुआ तो ये तीन प्रॉपर्टी तो उसमें सेटिस्फाई कर जाएंगी लेकिन आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसलिए जी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो इसी तरह से जब उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा तो फिर हमें इन्वर्स भी चेक नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आइडेंटिटी का होना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर हम एग्जांपल को देखना चाहें तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप हम आइडेंटिटी का बना सकते हैं। अगर जी में हम सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं तो क्लोजर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एसोसिएटिव चेक करने की ज़रूरत नहीं है और इन्वर्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी सेल्फ इन्वर्स होता है। और ये जो हमने इन्वर्सेस चेक करने होते हैं ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स के चेक करने होते हैं। तो एक बात तो ये होगी कि जो जी ग्रुप होता है वो एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और उसकी नॉन एम्प्टी होने की वजह ये आइडेंटिटी एलिमेंट का होना है। जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो विद रिस्पेक्ट टू अगर हम एडिशन देखें तो वो ज़ीरो होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखा जाए तो वो 1 बनता है।
तो इस सेट को अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू देखना है एडिशन तो वो बनेगा 0। सिंगलटन सेट ये ग्रुप बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें तो ये बनेगा 1 विद आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हर ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से चेंज हो जाता है। उसकी जनरली सिंबल हम ई लिख लेते हैं। और मोस्टली जो ऑपरेशंस बाइनरी चलते हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही चलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑपरेशंस बाइनरी मौजूद हैं, लेकिन हम खुद से भी बाइनरी ऑपरेशंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इनके अलावा। यहाँ पर हम एक और बात करते हैं कि जो आइडेंटिटी है और इन्वर्स ये दोनों यूनिक होते हैं। यानी ये नहीं होगा कि किसी सेट में 2 आइडेंटिटी एलिमेंट हों, आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि किसी ग्रुप के एक एलिमेंट के लिए 2 इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएं, 2 नहीं होंगे बल्कि एक ही होगा। यानी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्सेस जो हैं वो यूनिक होते हैं। वो किसी एलिमेंट के 2 नहीं हो सकते, आइडेंटिटीज़ भी 2 नहीं हो सकती, वो एक ही होगी, यूनिक होगी। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप का क्या मीनिंग है? ऑर्डर का मीनिंग जैसे हम जानते हैं, ऑर्डर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ऑर्डर ऑफ ए सेट हमने पढ़ा, ग्रुप भी एक सेट ही होता है। तो किसी सेट का ऑर्डर उसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होता है। तो जी सेट जो हम लेंगे ग्रुप बनाने के लिए, तो उसके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जी सेट लेते हैं 1 2 3, तो हम देखते हैं कि जी का ऑर्डर है 3, तो इसलिए जो जी ग्रुप है उसका ऑर्डर 3 होगा। और इस ऑर्डर को हम कार्डिनैलिटी का लफ्ज़ भी बोलते हैं ऑर्डर के लिए, कार्डिनैलिटी। और जब किसी, जैसा कि हमने चेक किया है, ग्रुप जी का ऑर्डर 3 है और ये जो 3 आंसर आता है इसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर यानी कार्डिनैलिटी से निकला है। तो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप या कार्डिनैलिटी ऑफ ए ग्रुप का मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। तो अगर जी का ग्रुप फाइनाइट होगा तो हम उसको कहेंगे फाइनाइट ग्रुप, और अगर जी का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा तो हम उसको कहेंगे इनफाइनाइट ग्रुप। तो ग्रुप्स फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। इसी तरह से ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका भी ऑर्डर डिफ़ाइन किया जाता है कि एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। देखने में ये अजीब सी बात लगती है कि ऑर्डर का तो मीनिंग होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, लेकिन एलिमेंट तो एक सेट नहीं होता, तो उसके ऑर्डर का मीनिंग क्या होगा? तो ये ऑर्डर का लफ्ज़ एलिमेंट के लिए इसलिए यूज़ किया है कि जो एलिमेंट का हम ऑर्डर बोल रहे हैं, हम इसकी डेफिनेशन में देखेंगे कि वो भी उसकी बैक पे एक सेट ही है, जिसकी वजह से वो ऑर्डर बनता है और उसको हमने एलिमेंट का ऑर्डर बोल दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं कि अगर किसी एलिमेंट की पावर n करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, या अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखें कि किसी एलिमेंट को n से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ जाए। अगर हम किसी एलिमेंट की पावर 1 लेते हैं, 2 3 4 इसी तरह से चलते जाते हैं और n तक पहुंचते हैं, तो n पावर के बाद उसका आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है देन हम उस n को कहते हैं ऑर्डर उस एलिमेंट का। तो अब अगर एडिशन का ऑपरेशन हो तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट, यानी एज ए हम उसको कोफिशिएंट लेंगे, n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे। तो जब उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा तो फिर वो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा, वो भी ऑर्डर ही होगा। अब इसमें होता इस तरह से है कि जब हम a की पावर 1 लेते हैं, फिर a की पावर 2 लेते हैं, फिर a की पावर 3 लेते हैं, इस तरह से चलते जाते हैं और a पावर हम n लेते हैं, तो ये बन जाता है एक सेट। तो जितनी पावर्स हमने ली, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 पावर के बाद इसका आंसर आइडेंटिटी आता है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि a की पावर हमने 10 की हैं तो 10 एलिमेंट्स बने, तो इसलिए पीछे ये एक सेट बन गया है। तो इस सेट का ऑर्डर जो है वो 10 है, इसलिए हमने इसी ऑर्डर को एलिमेंट का ऑर्डर दिया है। यानी ये एलिमेंट एक सेट जनरेट कर रहा है, वो एलिमेंट सेट जो जनरेट करेगा उस सेट में जितने एलिमेंट होंगे, जितना उस सेट का ऑर्डर होगा वही उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाता है। यानी ऑर्डर का जो मीनिंग हम लेते हैं वो सेट के लिए ही है, एलिमेंट का और सेंस में है। इस सेंस में है कि
वो एलिमेंट जो सेट क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा, उसका हम ऑर्डर इसके नाम कह देते हैं। अब हम करेंगे ग्रुप की एग्जांपल्स। तो एक तो हमने एग्जांपल ग्रुप की देख ली है कि अगर हम जी सेट को लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट तो ये बनता है स्मॉलेस्ट सेट, जो कि ग्रुप बन जाता है, स्मॉलेस्ट ग्रुप है। और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसको मैंने लिखा था कि ये ज़ीरो एलिमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू, अगर एडिशन से देखें, और इसमें सिंगलटन वन एलिमेंट होगा अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें। लेकिन इसके बाद अगर हम एक सेट जी ऐसा बनाते हैं कि जिसमें हम वन और -1 लेते हैं, तो ये वन एलिमेंट का सेट था तो ये बन गया टू एलिमेंट का सेट, यानी इसके बाद ये सेट बनेगा टू एलिमेंट का सेट। तो ये भी ग्रुप बनेगा लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बनेगा वो इस तरह से कि हम इसमें देखते हैं कि अगर हम 1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं या -1 को 1 से करते हैं तो आंसर इसी सेट के एलिमेंट आ रहे हैं, यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये इस पे बाइनरी ऑपरेशन है। और दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव की तो ऑब्वियसली हो जाएगी। और तीसरी प्रॉपर्टी, इसमें आइडेंटिटी मौजूद है 1, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, 1 मौजूद है। चौथी प्रॉपर्टी इन्वर्स, तो 1 का इन्वर्स होगा आइडेंटिटी का 1 ही होता है, और -1 का इन्वर्स यही होगा, क्योंकि जब हम -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +1 बन जाएगा। यानी कि जो आइडेंटिटी होता है वो तो सेल्फ इन्वर्स होता है। तो अब बाकी -1 रह गया था, तो -1 ने फिर खुद ही अपना इन्वर्स बनना है क्योंकि और तो कोई एलिमेंट इसमें मौजूद ही नहीं है। तो दूसरी एग्जांपल ये होगी 1 और -1 सेट ऑफ इंटीजर्स z, और ये बात आ गई कि सेट ऑफ इंटीजर्स को हम z लिखते हैं, हालांकि इंटीजर्स i से बनता है। तो इसलिए कि जर्मन का वर्ड है जो नंबर्स के लिए यूज़ होता है, नंबर, क्योंकि ये बेसिक नंबर्स हैं जो इंटीजर्स हैं, और जर्मन वर्ड है ज़ेहलन जो कि इसके लिए यूज़ होता है। तो इसलिए हम इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जिसको हम q से डिनोट करते हैं। इसमें वही बात आ गई कि इसको हम रैशनल को r से क्यों नहीं करते, q से क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ये q फॉर कोशेंट है, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q जिसको हम बटे की फॉर्म कहते हैं, और बटे की फॉर्म को इंग्लिश में हम कोशेंट कहते हैं। इसलिए ये सेट ऑफ कोशेंट्स है, यानी ऐसे नंबर्स जो बटे की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, कोशेंट बन जाते हैं, इसलिए इसको हम q से लिखते हैं। उसके बाद है सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो चार सेट हैं ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाते हैं, और इनमें अगर हमने चेक करना हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक आइडेंटिटी एडिशन की तो हमें पता है कि वो ज़ीरो होती है, E=0 होगा। और अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं A तो उसका जो इन्वर्स होगा वो इसमें फाइंड होता है -a से। यानी आप किसी भी इंटीजर का या रैशनल का या रियल का या कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं तो एडिशन में हम उसको एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। वो जस्ट उस नंबर की साइन चेंज कर, तो हम इन चारों पे इकट्ठा चेक करते हैं चारों प्रॉपर्टी ग्रुप की। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिशन है, अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करें तो उसका आंसर इंटीजर ही आता है, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। और दो रैशनल नंबर्स का सम भी रैशनल होता है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। दो रियल का सम भी रियल होता है और दो कॉम्प्लेक्स का सम भी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए पहली प्रॉपर्टी चारों ने सेटिस्फाई कर दी। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव भी चारों में हो जाएगी, ओबियसली हो जाती है, उसकी इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिक नंबर्स हैं, इनमें एसोसिएटिव एडिशन के रिस्पेक्ट से एग्जिस्ट करती है, वो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, और हम देखते हैं कि ज़ीरो तो इन चारों में मौजूद होता है, तो चारों में तीसरी प्रॉपर्टी ज़ीरो भी मौजूद है। और चौथी प्रॉपर्टी इन्वर्स, इसको हम देखते हैं कि अगर हम ए एलिमेंट लेते हैं z में से, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं 3, तो उसका जो ए इन्वर्स होगा वो होगा -3। यानी क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करने के लिए जस्ट हमने उसकी साइन चेंज करनी है। तो अगर रैशनल में से हम ले लेते हैं 2/3 तो उसका हो जाएगा -2/3, और रियल में से अगर हम इस तरह से -1/2 लेते हैं तो उसका हो जाएगा 1/2, यानी पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं 2 + 3 आयोटा तो वो हो जाएगा -2 - 3 आयोटा। इस तरह से हम चारों प्रॉपर्टीज़ को ज़ुबानी से इसमें चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेट ग्रुप बनता है या नहीं बनता। तो जैसे हमने देखा कि ये जो चारों सेट हैं ये चारों के चारों ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन Z भी एक ग्रुप है,
इंटीजर्स रैशनल भी ग्रुप है, रियल भी ग्रुप है और कॉम्प्लेक्स भी ग्रुप है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन से देखें तो z ग्रुप नहीं बनता लेकिन रैशनल बन जाता है, लेकिन उसमें से हमें ज़ीरो को निकालना पड़ता है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता होता वो, क्योंकि हमने इसको रेसिप्रोकल करना होता है। और इसी तरह से r में से भी हमें ज़ीरो निकालना पड़ेगा और c में से भी ज़ीरो निकालना पड़ेगा क्योंकि इनका जो ज़ीरो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। तो पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, प्रोडक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो दो रैशनल का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन भी रैशनल होती है, दो रियल का प्रोडक्ट भी रियल होता है और दो कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसलिए इन तीनों ने पहली प्रॉपर्टी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दी है, बाइनरी ऑपरेशन बन गया मल्टीप्लिकेशन। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन की भी इन तीनों में होती है। तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वन है, वो वन इन तीनों से बिलोंग करता है। और चौथी प्रॉपर्टी होगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जिसको हमने चेक कर रहे हैं, वो है इन्वर्स। इसमें ऐसे है कि आइडेंटिटी वन हो गई है, अगर हम ए एलिमेंट लेते हैं तो उसका इन्वर्स होगा वन बाई ए, यानी रेसिप्रोकल हमने करना है। तो अगर ज़ीरो को हम शामिल करते तो वन बाई ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करना था, इन्फिनिट था, इसलिए हमने ज़ीरो को माइनस कर दिया। और अगर हम इंटीजर्स में देखें तो अगर हम थ्री लेते हैं तो वन बाई थ्री इंटीजर्स में तो मौजूद ही नहीं है, इसलिए इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनता। ये एग्जांपल आ गई उस बात की जो मैंने पहले बोली थी कि किसी सेट का ग्रुप बनना डिपेंड करता है ऑपरेशन पे, और कई सेट ऐसे हैं जो एट ए टाइम ग्रुप हैं भी और नहीं भी हैं। जैसे कि एग्जांपल आ गई z की, z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ग्रुप बनता है लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बन रहा, यानी कि इसका ग्रुप बनना डिपेंड करता था ऑपरेशन पे। तो इस ऑपरेशन से ये ग्रुप बन गया एडिशन से और मल्टीप्लिकेशन से नहीं बन सका। तो इसी तरह से हम इन्वर्स चेक करें कि अगर हम रैशनल का ले लेते हैं 2/3 तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 3/2। रेसिप्रोकल करेंगे अब हम, यानी अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। और अगर हम रियल में ले लेते हैं 2/1 तो उसका हो जाएगा 1/2। और अगर हम कॉम्प्लेक्स में लेते हैं 2 + 3 योटा तो जब हम इसको 1/2 + 3 योटा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 - 3 योटा। इन तीनों सेटों की चारों प्रॉपर्टीज़ को भी हमने ज़ुबानी से चेक कर लिया। इस तरह से कोई भी सेट हो तो अगर आपको उस सेट की प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ से चेक कर सकते हैं उसको कि वो ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, किस ऑपरेशन से वो ग्रुप बन सकता है और किस ऑपरेशन से ग्रुप नहीं बन सकता। इसी तरह से जो सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं और सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन जाते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव रैशनल्स हैं हमने जब उनका प्रोडक्ट करना है तो वो पॉजिटिव रैशनल ही आएगा, पॉजिटिव रियल का प्रोडक्ट पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, और पॉजिटिव के जो मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, पॉजिटिव ही आएंगे, और रियल जो पॉजिटिव हैं उनके मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स भी पॉजिटिव रेसिप्रोकल आ जाएंगे, वो सारे इसमें मौजूद हैं। और आइडेंटिटी 1 + 1 + 1 दोनों में मौजूद है, यानी चारों प्रॉपर्टीज़ इन दोनों में भी मौजूद हैं। तो ये जो बेसिक सेट्स से हमारे पास z है, q है, r है, c है, इनको हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी देख लिया और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया कि ये ग्रुप बनते हैं और किस तरह से बनते हैं उसको भी हमने देख लिया। और जो स्पेसिफिक सेट थे कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो जो z का सबसेट है सेट ऑफ इवन नंबर्स, वो भी ग्रुप बनता है, क्योंकि दो इवन नंबर्स का जो सम होता है वो भी इवन होता है और उसमें ज़ीरो भी मौजूद है इवन, और उसमें हर पॉजिटिव जो इवन नंबर है उसका नेगेटिव भी इवन होता है। तो इसलिए अगर कोई इवन नंबर आप लेते हैं तो उसका नेगेटिव आपको मिल जाएगा इवन के सेट के अंदर ही, तो इसलिए ये भी ग्रुप बन जाता है। ये हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और ये जो सेट है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। और जो फाइनाइट है हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सारे इनफाइनाइट ग्रुप हैं, इन्फिनिट ऑर्डर इन सब का जो हमने यहाँ डिस्कस किए। ये जो पहला था ये 1 एलिमेंट है और ये 2 एलिमेंट का है, बाकी सारे इन्फिनिट हैं, और ये दोबारा फिर फाइनाइट है। फाइनाइट एलिमेंट्स के लिए, फाइनाइट एलिमेंट सेट्स के लिए यानी फाइनाइट सेट्स के लिए अगर उनको ग्रुप चेक करना है तो उनकी चारों प्रॉपर्टीज़ को एट ए टाइम इकट्ठा चेक करने के लिए एक
मैथमेटिशियन था आर्थर कैले, ब्रिटिश मैथमेटिशियन था। उसने 1854 में एक टेबल जो है वो उसको डेवलप किया कि उस टेबल को बनाने से आप चारों प्रॉपर्टीज़ को पिक्चर फॉर्म में, जैसे ग्राफ की शक्ल होती है, ऐसे आप देख सकते हैं कि वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही। कैलीज ने कहा कि आपने यहाँ लिखना है ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल ये मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, और जो ग्रुप है उसके जितने भी फाइनाइट एलिमेंट्स हैं उनको आपने पहले हॉरिजॉन्टल लिखना है और फिर आपने उनको वर्टिकली लिखना है। इस बात से हम देखते हैं कि इन्फिनिट ग्रुप के लिए हम कैलीज टेबल नहीं बना सकते, क्योंकि इन्फिनिट के हम एलिमेंट्स को नहीं लिख सकेंगे, इसलिए ये सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट्स के लिए है। तो तमाम एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली भी लिख लेना है और वर्टिकली भी लिख लेना। बाद में इससे क्या होगा कि सारी जो मल्टीप्लिकेशंस पॉसिबल हैं या एडिशंस पॉसिबल हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो हम पहले करते हैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा से और ओमेगा स्क्वायर से, और ओमेगा को 1 से करते हैं ओमेगा को ओमेगा से स्क्वायर हो गया, और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब हम जानते हैं 1 होता है, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करते हैं ओमेगा क्यूब 1 होता है, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करते हैं ओमेगा 4 बनता है और वो ओमेगा के इक्वल होता है। तो जब आप इस तरह से टेबल पूरा मुकम्मल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि उस टेबल में ये जितने भी आंसर आए हैं वो सारे के सारे उसी सेट के एलिमेंट्स हैं। तो ये इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि इस सेट पे ये जो ऑपरेशन है यानी मल्टीप्लिकेशन है वो बाइनरी है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि तमाम जो पॉसिबल ऑपरेशंस के आंसर थे वो सारे के सारे उस सेट के एलिमेंट्स ही आए हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसको हम चेक भी कर सकते हैं 1 बाई 1। और तीसरा होता है आइडेंटिटी, वो तो 1 हमने देख लिया कि 1 मौजूद है। और चौथी प्रॉपर्टी होती है इंपॉर्टेंट इन्वर्सेस की। तो इन्वर्स का मेथड ये है कि अगर इस टेबल के हर कॉलम में और हर रो में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो तो इसका मतलब है हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है। और उसको देखने का तरीका ये होता है कि आपने जिस एलिमेंट का इन्वर्स देखना है आप देखें आइडेंटिटी के ऊपर कौन सा एलिमेंट है। जैसे हम देख रहे हैं कि 1 के ऊपर 1 है तो 1 का इन्वर्स 1 हो गया, और ओमेगा के ऊपर ओमेगा स्क्वायर है आइडेंटिटी के ऊपर, तो ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ओमेगा स्क्वायर को अगर हम देखते हैं तो उसका ओमेगा हो गया, क्योंकि दो ही एलिमेंट हैं जो नॉन आइडेंटिटी हैं। तो ये या सेल्फ इन्वर्स हो सकते हैं या एक दूसरे का इन्वर्स हो सकते हैं, तो ये एक दूसरे का इन्वर्स बन गए। इस तरह से ये कैलीज ने एक टेबल बनाया है जो कि हम फाइनाइट ग्रुप्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फाइनाइट ग्रुप्स के लिए, और उससे हम चारों प्रॉपर्टीज़ को एट ए टाइम यहाँ से देख सकते हैं। तो इसी तरह से इसके बाद जो सेट होता है हम बनाते हैं +-1 प्लस आयोटा, यानी ये थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और ये हैं 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये जो हमने देखे हैं ये क्या बनते हैं स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। इस तरह से अगर हम इसका टेबल भी कंस्ट्रक्ट करें तो ये भी ग्रुप बनता है, और विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और इस तरह से 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो इसका हम टेबल कंस्ट्रक्ट करें 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा -1 1, और क्योंकि ये जो माइनस है तो ये सारे चेंज ही होने, जस्ट प्लस वाले माइनस हो जाने और माइनस वाले प्लस हो जाने, क्योंकि ये 1 वाला आंसर माइनस वाला चेंज करके आ जाएगा। आयोटा को 1 से आयोटा माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा स्क्वायर -1, और ये हो गया +1। जब हमने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो यही आंसर आने, लेकिन साइन चेंज करके, यानी ये माइनस आयोटा आएगा, ये आयोटा आएगा, ये 1 आएगा, ये -1 आएगा। आंसर वही आते हैं लेकिन माइनस की वजह से वो साइन चेंज कर जाएंगे। अब हम इसमें भी देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स आंसर आए हैं वो सारे के सारे इसी सेट के एलिमेंट्स हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव भी देखी जा सकती है, और आइडेंटिटी 1 मौजूद है। और हम देख रहे हैं कि इन्वर्स भी मौजूद हैं, क्योंकि हर रो में और हर कॉलम में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। इसका मतलब है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। एक मैट्रिक्स का सेट लेते हैं M2 बाई 2 मैट्रिक्स का सेट लेते हैं रियल नंबर्स पे ABCD, और ABCD हम रियल नंबर लेंगे। तो ये जो सेट बनेगा ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनेगा, क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 0 मैट्रिक्स, ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और जैसे हम फाइंड करते थे कि
किसी ए मैट्रिक्स का जो आइडेंटिटी इन्वर्स होगा वो माइनस ए होता है। जैसे नंबर को हम माइनस का लेते थे, ऐसे ही इसके तमाम एलिमेंट्स को हम साइन चेंज कर लेंगे तो ये उसका नेगेटिव ए आ जाएगा, तो ये उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो इसी तरह से आइडेंटिटी भी मौजूद है, और दो 2x2 आर्डर के जो मैट्रिक्स हैं उनका सम भी 2x2 आर्डर का मैट्रिक्स ही होता है। तो क्लोजर भी है, आइडेंटिटी भी मौजूद है, एसोसिएटिव एडिशन में होता है, इन्वर्स भी हर एलिमेंट का एग्जिस्ट कर जाएगा और वो इस तरह से फाइंड कर लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें कि हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, हम ग्रुप बनाते हैं GL2R, यानी हमने ये मैट्रिक्स का ग्रुप लिया है 2x2 आर्डर के, इसको हम जनरल लीनियर ग्रुप कहते हैं। और इसमें हमने मैट्रिक्स लिए हैं ABCD, लेकिन ये हमने ऐसे मैट्रिक्स लिए हैं कि इनमें AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0, यानी जो मैट्रिक्स हैं उनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, यानी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और उनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। GL2 जो है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन जाता है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो 2x2 आर्डर के दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो आंसर आएगा वो भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी इसका जो आइडेंटिटी एसोसिएटिव इसमें हो जाएगी। आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और इन्वर्स हम जैसे फाइंड करते हैं ए इन्वर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो था एडिटिव इन्वर्स, यानी इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये है इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लिखते इस तरह से हैं और इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। और वो हम छोटी क्लासेस से 9 से फाइंड करना सीखते हैं, वो होता है एडजॉइंट ए बाई ए डिटर्मिनेंट, और इस तरह से हम हर एलिमेंट का फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी बन गया ग्रुप, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है उसका इन्वर्स ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। ये मैंने फार्मूला लिख दिया, तो इसका मतलब है ये ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है और हर नॉन सिंगुलर का इन्वर्स ज़रूर एग्जिस्ट करता है, और हम इस फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। तो चारों प्रॉपर्टीज़ इसमें भी सेटिस्फाई हो गई हैं, उसमें सेटिस्फाई हो गई हैं। इसी तरह से इसका एक स्पेशल ग्रुप बनता है SL2R, स्पेशल लीनियर ग्रुप इसको कहते हैं। इसमें भी मैट्रिक्स की फॉर्म तो यही होती है, लेकिन इसमें होता है इस तरह से है कि हम इसको AD माइनस BC को इक्वल टू 1 ले लेते हैं, स्पेसिफिक कर दिया हमने, यानी ये ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 है, तो ये सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन जाएगा, और वो सारा कुछ उसी तरीके से फाइंड किया जाएगा। आइडेंटिटी इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और इन्वर्स इसी तरीके से फाइंड होगा, इन्वर्स एडजॉइंट के इक्वल ही हो जाएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट तो 1 के इक्वल है। तो ये स्पेशल लीनियर ग्रुप है, स्पेसिफिक हो गया है। असल में ये मल्टीप्लिकेशन वाला ही है। ये था एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन से ग्रुप, और ये मल्टीप्लिकेशन से दो हमने बना लिए, एक जनरल लीनियर ग्रुप जिसमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे और उनका डिटर्मिनेंट कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जो स्पेशल लीनियर ग्रुप है उसमें डिटर्मिनेंट भी 1 ही होगा, यानी नॉन सिंगुलर तो होंगे लेकिन हमने मज़ीद एक स्पेसिफिक कर दिया है कि वो डिटर्मिनेंट 1 हो। तो ये मैट्रिक्स के हमने 3 ग्रुप बना लिए। इस तरह से हम इसको n तक भी लेके जा सकते हैं। ये जो 2 तक लिया है ना हमने 2x2 का, इसको हम m/m मैट्रिक्स भी ले सकते हैं ऑर्डर का। तो इस तरह से ये एक्सटेंड हो जाता है सारा सिस्टम। तो ये हमने एक एग्जांपल मैट्रिक्स की भी देख ली कि मैट्रिक्स भी ग्रुप बन जाते हैं, जैसे नंबर्स बन जाते हैं। इंटीजर्स मॉडुलो हम इनको कहते हैं, मोड n, इसमें 0 1 2 सो ऑन n-1 तक एलिमेंट्स होते हैं और इसको हम लिखते हैं मोड n। तो इसमें होता यह है कि जो n हम यहाँ लेते हैं तो उस n से बड़े एलिमेंट्स, और वो n खुद उस सेट में नहीं आता, उससे छोटे एलिमेंट्स ही आते हैं। जब वो एलिमेंट आता है तो फिर हम उसको डिवाइड करके तो रिमाइंडर लिख लेते हैं, यानी छोटे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं एक सेट बना लेते हैं Z4, तो हम देखेंगे कि उसमें 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, यानी 4 एलिमेंट्स आएंगे 0 से लेके 3 तक 4 एलिमेंट बन जाएंगे। 0 1 2 3, 4 नहीं आएगा, मॉड 4, क्योंकि जब आंसर 4 आएगा तो हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। जब आंसर 5 आएगा तो 5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। जब आंसर आएगा 6 तो 6 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। और जब हम 7 को 4 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। और जब 8 बनेगा 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा फिर 0। यानी आगे जितने भी नंबर्स आते जाएं हमने बहुत बड़े एक सेट को, इन्फिनिट सेट को एक फाइनाइट सेट बना दिया।
यानी ये जो मॉडुलर अरिथमेटिक है ये एक ऐसी अरिथमेटिक बन गई है कि इसमें इन्फिनिट तक जाने वाले एलिमेंट्स को हमने बाउंड करके एक छोटे से सेट तक महदूद कर दिया, फाइनाइट सेट में उसको हम ले आए हैं। अगर हम इस सेट को देखें तो इसको हम ऐसे भी लिखा करते हैं z बाई एन एन जेड बाई एन जेड भी लिखा करते हैं और जेड एन भी लिखा करते हैं, और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्लोजर, अगर हम दो का सम करें तो वो भी इसी का एलिमेंट आएगा, क्योंकि 4 से बड़ा तो उसने जाने नहीं देना, तो बाकी रिमाइंडर में जो भी आंसर आएगा वो या 0 आएगा या 1 या 2 या 3। एसोसिएट भी इसमें हो जाएगी। और तीसरी प्रॉपर्टी ज़ीरो आइडेंटिटी मौजूद है। और इन्वर्स भी हर एलिमेंट का मौजूद है। वो किस तरह से, और बल्कि उसको हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि आपने अगर ए का इन्वर्स फाइंड करना है तो उसके इन्वर्स का मेथड है कि आप एन में से ए को माइनस कर दें, तो वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। एन में से आप ए को माइनस कर दें। फॉर एग्जांपल मैं 3 का इन्वर्स देखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया 4 माइनस 3, तो उसका आंसर आ गया 1, यानी 3 का इन्वर्स 1 है। 3 के इन्वर्स 1 का मीनिंग है कि अगर हम 3 और 1 को ऐड करें तो आंसर 0, यानी आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब है कि 3 का इन्वर्स 1 है और 1 का इन्वर्स 3 है। 1 का इन्वर्स 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 4 में से 1 को माइनस करें तो आंसर आ गया 3। यानी इसमें हम इन्वर्स डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला है। जो इन्वर्स है वो फाइंड कैसे होगा, आपने जिस नंबर का इन्वर्स फाइंड करना है उसको आप 4 में से माइनस कर देंगे, लेकिन नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट को करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट का तो हमें पता होता है कि वो ज़ीरो का ज़ीरो होना है, 1 का 1 होना है, और आइडेंटिटी का आइडेंटिटी ही होता है इन्वर्स। और हमने जो इन्वर्सेस चेक करने होते हैं वो हमने चेक करने होते हैं नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स के। तो इसलिए अगर हम 1 करते हैं तो 4 माइनस 1 3, तो 1 का अगर 3 है तो 3 का 1 होगा ऑब्वियसली, और फिर बाकी रह गया 2, तो 2 का 2 ही होगा क्योंकि वो तो कोई बचा नहीं। 3 ही एलिमेंट है नॉन आइडेंटिटी, 1 2 और 3। 1 का इन्वर्स 3 हो गया, 3 के लिए 1 हो गया, बाकी रह गया 2, तो 2 का 2 ही होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब हम 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो वो 2 ही आता है, यानी 2 का इन्वर्स 2 है, यानी 2 सेल्फ इन्वर्स है। तो इसके बारे में थ्योरम्स भी हैं कि किस सेट में कितने एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स होते हैं। जैसे कि इसमें एक एलिमेंट हमें सेल्फ इन्वर्स मिल गया, आइडेंटिटी तो होता ही है। नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। तो ये तो था मॉडुलर अरिथमेटिक इंटीजर्स मॉडुलो एन। और इसमें होता क्या है कि जितने एन आप लेंगे उससे पिछले नंबर तक इसमें एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन एलिमेंट एन ही होंगे, इसका ऑर्डर एन ही होगा, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बन रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बनता है। तो इसमें यह है कि अगर हम इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो ज़रूरी नहीं है कि दोबारा से एलिमेंट्स इसी सेट में आए। और एक ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि 0 जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। तो इसलिए ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप कैसे बनेगा, इसके ऐसे है कि अगर हम Z में Zn एक ऐसा सेट बनाएं कि इसमें अब हम इस तरह से सारे एलिमेंट नहीं लेंगे, बल्कि वो एलिमेंट लेंगे a लेस देन n सच दैट a n इज इक्वल टू 1। यानी ये a n इज इक्वल टू 1 मीन GCD ऑफ a एंड n इज इक्वल टू 1। यानी अब आप Zn में ऐसे एलिमेंट लें जो n से लेस हैं और n के साथ GCD 1 रखते हैं, यानी रिलेटिवली प्राइम है या को प्राइम भी हम इसको कह सकते हैं। इसको हम UN भी लिखते हैं, यानी सेट ऑफ यूनिट्स। यूनिट मीन के ऐसे एलिमेंट्स जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, सिर्फ वही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन सब का एडिटिव इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से ये ग्रुप नहीं बन रहा। तो उसके लिए ये कंडीशन लगाई है कि अब आपने UN एक ऐसा सेट बनाना है, ये Zn कह लें या UN, कि उसमें आप वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो n से लेस होंगे, n नहीं उसमें शामिल होगा जैसे इसमें नहीं था। तो फिर क्या होगा कि वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हम n ले लेते हैं 10, तो हम देखते हैं कि 1 भी 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, 2 नहीं है लेकिन 3 भी रिलेटिवली प्राइम है, 4 रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 रिलेटिवली प्राइम है, 8 भी नहीं है, और 9 रिलेटिवली प्राइम है। तो हम देखते हैं कि U ऑफ 10 में 4 एलिमेंट्स आते हैं और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन जाएगा। और हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा। अगर हम इसका कैलकुलेट टेबल ड्रा करें तो इसमें ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर U ऑफ 7 लेते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें 1 भी रिलेटिवली प्राइम है,
2b, 3, 4, 5, 6। इसमें हम देखते हैं कि जब हमने 10 लिया था तो उसमें 4 एलिमेंट आए हैं, तो जब हमने 7 लिया है तो उसमें 6 एलिमेंट्स आए हैं। तो जैसे यहाँ पे था कि अगर आप n लेते हैं 10 तो उसके 10 एलिमेंट्स ही आएंगे। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाले सेट में तो जितना आपने n लिखा है उतना ही उसका आर्डर होगा, उतने ही एलिमेंट आएंगे, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक है कि आपने हर एलिमेंट लिखना है 0 से लेके उस नंबर के पिछले नंबर तक, तो इसलिए उसका आर्डर n हो जाता था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं होगा, वो नंबर पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बड़ा नंबर हम लेते हैं 10 लेकिन उसमें एलिमेंट आ रहे हैं 4, और छोटा नंबर हम ले रहे हैं 7 लेकिन उसमें एलिमेंट आ रहे हैं 6। तो इसमें हम एक बात देखते हैं कि ये 7 प्राइम है, तो अगर हम प्राइम नंबर लें फिर तो उससे पिछले तमाम जो नंबर होंगे वो उसके साथ रिलेटिवली प्राइम ही होंगे, क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर से पिछले जो नंबर होते हैं जो उससे लेस होते हैं वो उसके साथ रिलेटिवली प्राइम ही होते हैं। तो फिर उस केस में हम ऐसा लिख सकते हैं कि जेड पी इज़ इक्वल टू 1, 2 सो ऑन n-1 मॉड पी। यानी अगर हम प्राइम लेते हैं तो फिर उसमें से एक लेस, एक कम जो है वो उसकी तादाद में से उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे और वो 1 से लेके उसके पिछले नंबर तक एक तरतीब के साथ होंगे, उसमें मिसिंग नहीं होंगे। तो ये एक स्पेशल सेट बन जाएगा जो कि ज़्यादा एलिमेंट्स रख रहा है। तो जेड पी यानी यू पी इसको लिख लें हम, या जेड पी लिख लें, तो ये मॉडुलर अरिथमेटिक में इसमें सारे एलिमेंट्स पिछले आ जाया करेंगे। लेकिन बाकियों में जैसे कि अगर हम U4 को देखें तो इसमें 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, और इसमें हम देखते हैं कि 2 एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये जो सारे सेट ऑफ यूनिट्स बन रहे हैं तो ये सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनते हैं। हम इनको कैलरी टेबल बना के चेक भी कर सकते हैं। ये वाली जो मॉडुलर अरिथमेटिक है इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारी लाइफ में, जैसे कि हम देखते हैं क्लॉक जो है उसको हमने मॉड 12 में कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। मॉड 12 जब 12 आवर्स हो जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं वो दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाता है और 24 आवर्स मुकम्मल करता है, ऐसे ही वो चलता रहता है। तो इसमें मॉडुलर अरिथमेटिक की यूज़ होती है। वो भी जो क्लॉक है वो भी एक ग्रुप बनाता है मॉड 12 में। ये तो थे कुछ ग्रुप्स ऑफ नंबर्स के, और ये जो स्पेशल नंबर्स हमने इंटीजर्स कंस्ट्रक्ट किए और मैट्रिसेस का। इसी तरह से अगर हम फंक्शंस का सेट लें, उसमें हम तमाम फंक्शंस ले लें, तो वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप होगा, क्योंकि जो फंक्शंस का सम है वो भी फंक्शन होता है। और अगर हम ज़ीरो फंक्शन लेते हैं वो आइडेंटिटी हो जाएगा। अगर हम किसी फंक्शन के साथ माइनस लिखते हैं तो वो भी फंक्शन ही होता है। और हर फंक्शन का जो है वो एडिटिव इन्वर्स भी माइनस एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये सारे जो फंक्शंस का सेट है वो ग्रुप बन जाता है। तो इसी तरह से अगर हम कॉन्टीन्यूस फंक्शंस का ले लें, मैं उसको एफ डैश लिख देता हूँ, कॉन्टीन्यूस फंक्शंस का ग्रुप ले लें, वो भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसी तरीके से बन जाएगा ग्रुप। और अगर हम डिफरेंशिएबल फंक्शंस ले लें उसको मैं एफ डबल डैश लिख देता हूँ, तो वो भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बन जाएगा। जिस तरह से हम इसमें प्रॉपर्टी चेक करते हैं उसी तरह से इन दोनों में भी प्रॉपर्टीज चेक हो जाएंगी। यानी कि ग्रुप सिर्फ नंबर ही का सेट नहीं बनता, बल्कि मैट्रिसेस हैं या ये जो स्पेसिफिक किए हैं, या इस तरह से जैसे फंक्शंस ले लिए हैं, तो मुख्तलिफ जो जैसे वेक्टर्स हम ले लें, तो जितने भी मैथ के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके जो सेट बनते हैं उनको जब हम बनाते हैं तो उनको हम देख सकते हैं कि वो किसी न किसी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनते हैं। जितने भी फील्ड्स हैं उनमें कौन से ग्रुप्स हैं उनको हम चेक कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ बेसिक्स ग्रुप जिनको हमने देखा, उनकी एग्जांपल्स हमने की हैं। लेकिन बहुत सारे और भी ग्रुप्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी बड़ी एप्लीकेशंस हैं। उनके कुछ के मैं नेम लिख देता हूं, लेकिन मैं उन तमाम ग्रुप्स की अलग-अलग से वीडियोस बनाऊंगा डिटेल में, उनकी एप्लीकेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सारी की सारी मैं डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि अभी इसमें जो हमारा बेसिक लेक्चर था इसमें हमने कॉमन से जो ग्रुप थे उनको देख लिए, जो स्पेसिफिक है उनको हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो सबसे पहले एक ग्रुप है क्लाइन 4, जिसको हम V4 लिखते हैं। इस ग्रुप को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अलहदा से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी इसकी एप्लीकेशंस हैं। और एक हम देखते हैं Q8, ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस होता है, डाइहाइड्रल ग्रुप्स DN, SN सिमेट्रिक ग्रुप्स, AN अल्टरनेटिंग ग्रुप्स। इसी तरह से होते हैं नॉर्मल ग्रुप्स
और फिर कुछ होते हैं साइक्लिक ग्रुप्स और होते हैं अबेलियन ग्रुप्स, कोशेंट या फैक्टर ग्रुप्स। ये कुछ स्पेसिफिक हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन ये जो हमने बेसिक ग्रुप्स डिस्कस किए हैं उनके बाद ये ग्रुप्स हैं जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो हम अलग-अलग वीडियो में इन सब को अलग-अलग से डिटेल के साथ डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ और एग्जांपल्स के साथ और उनको चेक करके जैसे आज हमने काम किया, तो इंशाल्लाह हम इन सब को भी डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के बाद आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ हम एक एक को कवर करते जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था ग्रुप का, जो कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक है और इसको हम एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप भी कहते हैं। तो उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी जिसकी 4 प्रॉपर्टीज़ थी। उससे पहले हमने बाइनरी ऑपरेशन को पढ़ा जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी ही थी, और हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं जिनमें हमने सेट लिए थे जो नंबर्स के सेट्स थे, और उसके बाद हमने कुछ मैथ्स के ये 3 सेट बनाए हैं। ये जो स्पेशल अरिथमेटिक बनाया हमने, मॉडुलर अरिथमेटिक बनाया, उसके हमने एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के ग्रुप कैसे बनता है वो देख लिया। और उसके बाद फंक्शंस को, जैसे मैंने बोला कि अगर हम फंक्शंस ले लें, तमाम फंक्शंस ले लें किसी भी रेस्ट्रिक्शन के बगैर, या हम कंटिन्यूस फंक्शंस का सेट लें या हम डिफरेंशिएबल का सेट लें, तो वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बन जाते हैं। इनको भी आहिस्ता बाद में मल्टीप्लिकेशन से भी देखेंगे। और कुछ ये क्लाइन 4, Q8, DN, डाईहाइड्रल और सिमेट्रिक और अल्टरनेटिंग, नॉर्मल, साइक्लिक, अबेलियन, कोशेंट या फैक्टर ग्रुप्स, ये सारे जो हैं इनको भी हम साथ साथ ही नेक्स्ट करेंगे अलग-अलग वीडियो में इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक में जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं वो आप उनको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे।